नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आजकल आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यानी कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। नेताओं के नई नई पार्टियां ज्वाइन करने का और पुरानी पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू है। ऐसे में जनता को भरोसे में लेने की ज़रूरत है कि ये नेता जो अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ रहे हैं वो जब दूसरी पार्टी में जाएंगे तब भी जनता के हित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते रहेंगे। ये भरोसा दिलाने की ज़रूरत है इस समय राज्य के वोटर्स को। इसी सिलसिले में हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जो 2022 के विधानसभा के आम चुनाव में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल क्षेत्रीय स्तर के हैं, जिनका जो प्रभाव है वो बहुत सीमित एरिया में है, उन पार्टियों का रोल क्या होने वाला है, ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट है। तो अब हम किस पार्टी को छोटा कहें और किस पार्टी को बड़ा कहें, तो ये फैसला हम नहीं कर रहे हैं। ये फैसला हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को और जनता को करना है कि कौन सी पार्टी छोटी है और कौन सी पार्टी बड़ी है। देखिए, चुनाव में एक बात होता है कि पार्टी का जो प्रभाव है वो भले ही एक विधानसभा के एरिया में ही क्यों ना हो, लेकिन पार्टी का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाता है। आपको भारत के चुनावी राजनीति में ये एक खास बात है जो हर जगह देखने को मिलेगा। आप सोचिए कि किसी पार्टी का एक ही कैंडिडेट है या उसका प्रभाव क्षेत्र 1, 2, 3 विधानसभा हो या फिर एक ही लोकसभा की सीट हो उसके पास, लेकिन उस पार्टी का जो मुखिया होता है वो अपने आप को, बल्कि उस पार्टी के समर्थक और सही में कहें तो चुनाव आयोग भी इस तरह की मान्यता देता है कि वो नेता अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता है। तो राष्ट्र तो देश से भी बड़ी बात है कि जहाँ तक देश की सीमा है वो बहुत बड़ी है अपने आप में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का सुख अगर चाहिए तो कोई भी पार्टी बना करके अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका करता रहता है। ये तो बहुत हल्की बात है, लेकिन हमारी बात जो हो रही है वो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होने वाला है, इस पे बात हम कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना चुके शिवपाल यादव की। देखिए, आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की बनाई गई समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे शिवपाल यादव। लेकिन अखिलेश यादव से किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई या विवाद हो गया, उसके बाद से वो पार्टी छोड़ दिए और उसके बाद एक नई पार्टी बना लिए। आपको बता दें तो कि शिवपाल यादव जसवंत नगर की विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं, अभी भी वहीं से विधायक हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स वो 2019 के लोकसभा चुनाव में खड़ा किए थे वो सब के सब चुनाव हार गए। यानी कि 2022 में भी जो उनके पार्टी की जो साख कह सकते हैं या उनके समर्थकों का जो साख है वो दांव पे लगा है कि कितने कैंडिडेट्स उनके चुनाव में उतरते हैं और उनमें से कितनों को जीत मिलती है। हालांकि शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव से अब गठबंधन कर लिया है और ये गठबंधन राजनीतिक गठबंधन है और अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो हाई कमान था, जो परिवार में जो दूरियां थीं वो दूरियां अब नज़दीक आ गई, अब समाप्त हो गई हैं और परिवार के लोग एक हो गए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि सपा के कैंडिडेट के साथ साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स किन किन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और उनमें से कितनों को जीत मिलती है। तो ये तो हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात। इसके बाद
अखिलेश यादव के गठबंधन में ही शामिल हुई एक और पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसके नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। ये पार्टी भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जो कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ अपना प्रभाव रखती है, और जो कई जातियां हैं इन जातियों का नाम लेकर के ओम प्रकाश राजभर उल्लेख करते हैं कि वो उन जातियों के नेता हैं। तो ये भी पार्टी अपना दावा कर रही है कि वो सपा के साथ गठबंधन में शामिल है, चूँकि है भी। और अब देखने वाली बात है कि इसके कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और कितनों को जीत मिली है। हालांकि ये भी बता दें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, जिसमें से 4 सीटों पर इनके कैंडिडेट चुनाव जीते थे। इसी के साथ साथ एक और पार्टी है जो बनारस और मिर्ज़ापुर के आसपास के ज़िलों में अपना प्रभाव रखती है, वो है अपना दल। अपना दल पार्टी का जो गठन था वो 1995 के आसपास सोनेलाल पटेल ने किया था। सोनेलाल पटेल एक नेता थे जो कांशीराम के साथ वो नेता थे, वो काम कर चुके थे। यानी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता सोनेलाल पटेल ने जब पार्टी छोड़ा तो अपना दल बनाया, और अपना दल का भी अब बंटवारा हो गया है। एक धड़े का जो नेतृत्व है वो अनुप्रिया पटेल कर रही हैं, और अनुप्रिया पटेल अपना दल की अध्यक्ष के तौर पे और गठबंधन में शामिल होने के बाद से भारत सरकार में मंत्री भी हैं वो। तो उनकी पार्टी देखना है कि वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ती हैं। आपको बता दें कि उनकी पार्टी के कैंडिडेट विधानसभा में भी 9 सीटों पर विधायक हैं, और इसके अलावा वो खुद केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये भी देखने वाली बात है। इसी के साथ साथ हम बात करें तो भाजपा के साथ अन्य जो सहयोगी हैं इनका क्या हाल होता है। निषाद पार्टी है, इसमें निषाद पार्टी भी दावा कर रही है कि लगभग 100 सीटों पर उनका प्रभाव है, लेकिन जो नदियों के किनारे जो बसने वाली जो आबादी है उसमें से एक बड़ा हिस्सा है निषाद समाज का, जिसमें केवट, बिंद, मल्लाह और ऐसी जातियां आती हैं। इन जातियों का भी प्रभाव कुछ ज़िलों में देखा जाता है, और देखने वाली बात है कि निषाद पार्टी को कितना टिकट मिलता है इस बार के गठबंधन में। हालांकि संजय निषाद ने जो डिमांड रखी थी निषाद समाज का, वो डिमांड भाजपा ने अभी खुल करके मंच से नहीं बोला है कि वो सब कुछ पूरा किया जा रहा है। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि सरकार बनने पर निषाद समाज के मुद्दों को भाजपा प्राथमिकता के साथ हल करेगी। तो देखने वाली बात है कि निषाद समाज जो है वो भाजपा के इस भरोसे को कितना महत्व देता है। इसी के साथ साथ एक और पार्टी है, चौधरी अजीत सिंह ने उस पार्टी का गठन किया था 1995 के आसपास, और उस पार्टी के आजकल के नेता हैं जयंत चौधरी। वो भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, और उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में यानी वेस्टर्न यूपी के एरिया में अपना प्रभाव रखती है। जो किसान पहले उनके पिता और उनके भी पिता यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके और बाद में भारत सरकार में मंत्री रह चुके नेता उनके परिवार के थे, और आजकल जयंत चौधरी भी मानते हैं कि वही प्रभाव अभी भी पश्चिमी यूपी में उनके पार्टी का बना हुआ है। तो जो जाट समाज है, इसके अलावा जो वेस्ट यूपी में आने वाली कई जातियां हैं, उनका वोट बैंक माना जाता है कि ये राष्ट्रीय लोक दल की का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो देखने वाली बात है कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी की बात पे जनता कितनी भरोसा करती है और राष्ट्रीय लोक दल को कितनी सीटें जिता करके विधानसभा में भेजती है। उस पार्टी का भी अपना साख जो है वो इस चुनाव में दांव पर लगा है। जैसे जैसे भाजपा मजबूत हुई 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में,
वैसे वैसे राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे और वो पार्टी कमज़ोर होती गई थी। तो अब समय बताएगा कि ये इस चुनाव का जो परिणाम है वो किस पार्टी को सफलता की राह दिलाएगा और किस पार्टी के सफलता की राह में रोड़े अटकाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीस पार्टी, डॉक्टर अयूब हैं उसके मुखिया, वो पार्टी भी 3-4 सीटों पे पहले चुनाव जीत चुकी थी और अब फिर से वो इस बार चुनाव लड़ेगी छोटे दलों के रूप में। सपा के साथ कहा जा रहा है कि एक साथ आकर के वो लड़ेंगे, उनके उम्मीदवार को भी देखना है कि वो कितना सफल होते हैं। अनुप्रिया पटेल की मां अपना दल कमरावादी नाम से उनकी पार्टी का जो बंटवारा हुआ उसमें एक धड़ा है, वो धड़ा अखिलेश यादव की सपा के साथ गठबंधन किया है। उनको भी 2-4 सीटें मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए और देखने वाली बात है कि वो उनके कैंडिडेट कितने सीटों पर चुनाव जीतते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इतनी बात कर लिए हैं तो एक और पार्टी है जो भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। और कांग्रेस पार्टी को छोटी पार्टी कहना ठीक शब्द नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तो भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके साथ साथ संख्या बल के आधार पर कहें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के केवल 7 विधायक थे जो 2017 में चुनाव जीत करके यूपी विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन आजकल कांग्रेस हाई कमान की गहरी नज़र है और बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव का नेतृत्व कर रही हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा दिया है उन्होंने। इसके अलावा महिलाओं को 40% सीटों पर कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ाने का जो फैसला है प्रियंका गांधी का, निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा फैसला कहा जाना चाहिए और ये काबिले गौर है। इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीतेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक स्टैंड लिया है प्रियंका गांधी ने कि 40% सीटों पे महिलाओं को चुनाव लड़ाएगी। ये निश्चित तौर पे महिलाओं को और भी ज़्यादा एम्पावर करने का, मजबूत करने का बहुत अच्छा स्टेप कहना चाहिए इसको। तो कांग्रेस पार्टी भी है जो कि 2022 में कमर कस के चुनावी राजनीति में उतर रही है। तो अब आपको बताना है कि आप इन पार्टियों का भविष्य क्या देखते हैं। क्या ये पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को और अपने अपने गठबंधन सहयोगियों को जिताने में सफल होंगी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी आंकड़ा है वो उसकी हालत क्या होने वाली है, वो कितने सीटों पर अगला चुनाव जीतने वाली है, ये तो मतगणना होने के बाद अंतिम तौर पे पता चलेगा। लेकिन आपका प्रेडिक्शन, आपका अनुमान क्या कहता है, आप अपनी बात हमसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम गांव, देहात, किसान, गरीब, माताएं, बहनें, महिलाएं, युवा और सभी तरह के लोगों के मुद्दों को लेकर के सामने आएंगे, पगड़ी बांध करके चुनावी राजनीति की बात करेंगे और आपसे संवाद करेंगे, आपसे पूछेंगे कि चुनावी राजनीति में जो आजकल के मुद्दे हैं वो क्या हैं, कौन सा हॉट टॉपिक है और उस टॉपिक का बेहतर समाधान आप क्या चाहते हैं, ये भी आप हमसे बताइएगा और उसके बाद से हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं आपसे नमस्कार कहता हूं और अपने बातचीत को यहीं पे विराम देता हूं। अगले वीडियो में अब हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।